हाँ बच्चों, क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम? टॉर्च की डायरेक्शन। कोई मैंने आपको वो भी दिया था काम। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0B पार्ट। एनी डाउट? डन। ये एटवुड्स मशीन पता है सबको क्या होती है? वही 2 ब्लॉक वाला पुली जो होता है। एक्सरसाइज 1B पार्ट बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में बी आएगा आंसर। सही हो में होगा। 6 में क्या मुश्किल है, सीधा लगाओ फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, मैंने 7th पढ़ लिया। एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। 2 बोर्ड्स हैं, बॉय एक बोर्ड से खड़ा होकर दूसरी बोर्ड को खींच रहा है। उन दोनों का जो सिस्टम है उस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रही ना बाहर से, तो सीधा 0 आंसर। कौन सा कह रहे थे आगे? और ऑनलाइन बच्चों कोई डाउट हुआ प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है? 17th। हाँ, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन सिस्टम, करेक्ट। बी ऑप्शन, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। दिस इज करेक्ट, ये भी आगे समझ आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है? टुवर्ड्स ईच अदर है ना, तो आप एक को प्लस एक को माइनस लिखोगे वेलोसिटी को, उससे निकल आएगा। तो फिर इसमें 5 को पॉजिटिव मान लिया, 5 को पॉजिटिव मान लिया, 3 को नेगेटिव मान लिया, तो उससे आपको माइनस आ रहा है आंसर। हाँ, तो माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि टुवर्ड्स 5 हो गया। 5 राइट को जा रहा है, 3 लेफ्ट को जा रहा है। और 23rd. 2 bodies are thrown at the same time in vacuum. While they are in vacuum, the acceleration of their center of mass are thrown at the same time. तो अगर वैक्यूम में ही फेंका है तो दोनों बॉल्स की इंडिपेंडेंटली बचो एक्सेलरेशन जी है। तो अगर आप वो अपना फॉर्मूला लगाओगे भी m1a1 + m2a2 करके, तो जी आ जाएगा आंसर ना, m1g + m2g ओवर m1 + m2, तो जी आ जाएगा ना वो, राइट? और देन जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन हम ये कह रहे थे कि जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर को जा रहे होंगे, उनको ऊपर को वेलोसिटी मिली है, ठीक है? तो वो ऊपर को वेलोसिटी तभी मिली होगी अगर बिल्कुल इनिशियली कुछ ऊपर को एक्सेलरेशन होगी। तो अगर कुछ पार्टिकल्स की ऊपर को एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की भी ऊपर को ही होगी, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? कुछ की तो 0 होगी जो मान लो ऊपर को गए ही नहीं, और कुछ की ऊपर को ही होगी। इनिशियली सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं,
अगर उनको ऊपर जाना है तो एक बार तो ऊपर को एक्सेलरेशन होनी पड़ेगी ना, तभी ऊपर को जाएंगे, अदरवाइज तो जा ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन कैसे आई होगी, नॉर्मल ज्यादा होगा ना mg से। एक्सप्लोजन से क्या होगा, जब बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो एकदम उसके पार्टिकल जमीन से हिट करेंगे जोर से, उससे n बढ़ेगा। जमीन पे पड़ा था सिर्फ, बट जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो पार्टिकल्स धक्के से उस पर हिट करेंगे ना, इसलिए। हाँ बोलो। नहीं, मैं वही कह रहा था कि अगर तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास की मोशन क्या है, ठीक है ना, कि क्या एग्जैक्टली क्या था क्वेश्चन? हाँ, तो उसमें हम ये मान रहे हैं मतलब कि उसमें कि सारे पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, तभी सीएम रेस्ट पे कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। हाँ मतलब होना चाहिए आइडियली। नहीं, हवा में करेगा तो इसका मतलब उसकी पहले कुछ वेलोसिटी थी, तो फिर तो बाद में भी होएगी। हाँ मतलब वही, अब लाइक अनलाइकली सा है ना कि बॉम्ब ऐसे एकदम इक्विलिब्रियम में कैसे। हाँ मतलब ऐसे तो बहुत केसेस बन सकते हैं, वही कह रहे हैं कि वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कुछ, उसमें आप कह रहे थे ऐसे लिखा ना कुछ कि बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स। हम्म। हाँ वही ना, टोटल मोमेंटम कब कंजर्व्ड होगा, अगर ग्राउंड से इम्पल्स ना आ रही हो। हाँ, तो दिस इज मोर लाइक कि जैसे मान लो थ्रेड से बॉम्ब लटक रहा है और एक्सप्लोड कर गया, उस टाइप का केस। एक बार मुझे दिखा दो एग्जैक्ट लैंग्वेज, फिर चेंज करना। Exercise 1, 21st question. Bomb at rest explodes, the center of mass of system. Describes a parabola vertically upwards, horizontally is at rest. इसको कैसे, इन्होंने आंसर्स का डी दिया होगा ना। वैसे लिख लो बॉम्ब एट रेस्ट इन एयर, है ना। क्योंकि अगर ग्राउंड पे पड़ा होगा फिर तो नहीं होगा। क्या? नहीं, वो तो mg और टेंशन बैलेंस हो रहे होंगे ना, अगर वैसे हवा से थ्रेड से लटका हुआ है, और mg तो क्या। हाँ नहीं, उससे पहले तो इसी से फर्क पड़ता है ना कि उस पर फोर्स किधर को लगेगी, वो बड़ा क्लियर होना जरूरी है, जब तक वो नहीं पता हम कुछ नहीं कह सकते। वही है ना, मोमेंटम कंजर्व हम सिर्फ तब मान रहे हैं अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रेस्ट ग्राउंड पे पड़ा है
और जितने पार्टिकल्स हैं सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो गया। वर्टिकल में देयर इज नो वे टू कंजर्व मोमेंटम, क्योंकि mg लग रहा है और नॉर्मल इंपल्सिव है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। इस केस में हम ये बोल रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है अगर तो ये लिख दिया कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है फिर तो ऑफ कोर्स हो ही गया, फिर तो ठीक है, रेस्ट पे रहा है। बट ये कभी लिखा नहीं होगा, मतलब वही तो चीज वो चेक करवाना चाह रहे हैं, अगर वही दे दिया फिर क्या बचेगा क्वेश्चन। टेंशन नॉन इंपल्सिव है, क्यों? ये कहाँ पे आया? हमने तो ये लिखा था कि दोनों हो सकता है टेंशन के साथ, इंपल्सिव भी नॉन इंपल्सिव भी। कुछ नहीं कह सकते, अगेन डिपेंड करता है कि वो उसके पार्टिकल्स किधर को जा रहे हैं। जिस पार्टिकल के साथ थ्रेड कनेक्टेड है, अगर वो ऊपर को जाएगा तो नॉन इंपल्सिव हो जाएगा, वो नीचे को जाएगा तो इंपल्सिव हो जाएगा। वही ना, ऐसे तो ये मान रहे हैं कि हम नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। हाँ वो जीरो बनेगा। अभी 3 नहीं मैं भी कर रहा, ठीक है। हाँ बच्चों, क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? हम क्या बात कर रहे थे? टॉर्क क्या चीज है बच्चों? टॉर्क बेसिकली आप कह लो कि एक फोर्स से बनाई हुई क्वांटिटी है, ठीक है। वी कैन नॉट से टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स, बिल्कुल गलत हो गया है ना। ऑब्वियसली टॉर्क का फॉर्मूला अलग है, फोर्स का फॉर्मूला अलग है। जैसे फोर्स से इंपल्स बनी थी एक नए फॉर्मूला से, फोर्स से ही वर्क बना था एक नए फॉर्मूला से, ऐसे ही फोर्स से एक नई क्वांटिटी बन गई टॉर्क। और ये जो क्वांटिटी है ये पर्टिकुलरली क्या काम कर रही है? बॉडी को घुमाने का काम कर रही है, रोटेट करने का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ, करेक्ट। आर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम, फिक्स तो मैंने कहीं नहीं लिखा, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एनी पॉइंट पी। तो जब भी कोई टॉर्क का क्वेश्चन होगा ना बच्चों, उसमें आपको हमेशा एक पॉइंट भी दिया जाएगा कि किसके अबाउट निकालनी है टॉर्क। जब तक वो पॉइंट नहीं बताया गया आप टॉर्क निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप उस पॉइंट से ही तो पोजीशन वेक्टर बना रहे हो ना। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है बड़ा टॉर्क में और फोर्स में, ना। फोर्स तो आप सीधा वेक्टर सम ले लिया, हो गया काम। यहाँ पे जब तक आपको पॉइंट नहीं बताया गया तब तक आप टॉर्क निकाल ही नहीं सकते। तो टॉर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट सम पॉइंट। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? हाँ, तो हमने बच्चों, मतलब ये जो भी आपको दिख रहा है यही सबसे उसका मेन एसेंस है जो हमने समझा था कि भाई अगर एक पॉइंट P है और एक फोर्स F1 लग रही है किसी और पॉइंट पे, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट P से उस फोर्स तक के एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, करेक्ट। तो अब दो तरीके होते हैं, या तो पोजीशन वेक्टर से फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना दो, या फोर्स के साथ जो पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है वो बना दो, ठीक है। जो वैसे ज्यादा विजुअलाइज करने का अच्छा तरीका है वो ये है कि जस्ट इमेजिन करो हमने फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले लिए, है ना। अगर फोर्स का एक कंपोनेंट लिया आर के परपेंडिकुलर, एक लिया उसके पैरेलल, जो आर के पैरेलल है वो एक तरीके से क्या कोशिश कर रहा है, वो तो पोजीशन वेक्टर को बड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा है ना। और जो परपेंडिकुलर है वो क्या कोशिश कर रहा है, उसको घुमाने की। तो इसलिए हमारे काम का कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर, राइट। और क्योंकि वो यहीं से ये भी क्लियर हो गया कि उसकी डायरेक्शन कैसे बोलनी है हमें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो वो सिचुएशन देख के आपको एकदम से आइडिया लग जाएगा कि भाई जो फोर्स है वो बॉडी को किस तरह घुमा रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, दो तरीके से डायरेक्शंस को हमें समझना होता है। प्रैक्टिकल या कन्वीनियंट वे जो होता है हमेशा वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में होता है।
कई बारी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डायरेक्शन की टर्म्स में ही पूछ लिया जाता है। जैसे जस्ट इमेजिन कि आपको आर भी वेक्टर दे दिया आई कैप जे कैप में और फोर्स भी वेक्टर दे दिया आई कैप जे कैप में, फिर क्या होगा? फिर तो आर क्रॉस एफ करेंगे हम, है ना? तो फिर आपका आंसर आई कैप जे कैप में आ जाएगा। क्लियर टॉल? ठीक है। फॉर द टाइमिंग वी डोंट नो द रिलेशनशिप बिटवीन कि आई कैप जे कैप में आए और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आए, हाउ आर द रिलेटेड, ये हमें नहीं पता। ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए आपने ऐसे समझना है। ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे, फिजिकली ऐसे। क्लियर सो फार? ओके, एग्जांपल ट्राई करते हैं। हम्म 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 हाँ बिल्कुल, वही मैंने कहा ना, अभी आप सोच ही नहीं सकते वो चीज कि वो कैसे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। हमने एक बॉल मास m को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी u एंगल थीटा। O is the point of projection. तो फिलहाल बच्चों आपने आंसर मतलब कैसे देना है, मैग्नीट्यूड एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या? हाँ हाँ, ये जो h है दैट इज द मैक्सिमम हाइट। जो प्रॉपर फिगर बनाना है ना, जिस पोजीशन पे जिस इंस्टेंट पे पूछा गया है वहां पे फोर्स ड्रॉ करो, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो।
हो गया बच्चों? तो चेक करो बच्चों, देखो आपका ये फिगर बनना चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे। देखो पॉइंट ओ तो आपका यही वाला है, इनिशियल, है ना? आपको इस ओ के अबाउट ये जो एम जी फोर्स है, पहले टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपको इस ओ के अबाउट ये एम जी फोर्स की टॉर्क निकालनी। एम जी फोर्स को लग रही है नीचे को, है ना? अब आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, कि जैसे आपने ये बना दिया आर वेक्टर, करेक्ट? सो यू हैव टू वेज, या तो आप आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या फिर एम जी का ले लो, ठीक है? तो वो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे आर का लेना हो कंपोनेंट जो एम जी के परपेंडिकुलर है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टल वाला, है ना? तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? r/2, रेंज बाय 2। तो क्या आंसर बन गया? mg इंटू r/2, वेयर व्हाट इज r? रेंज। तो ये आंसर अगर आप मतलब किसी दूसरी फॉर्म में भी निकालोगे जैसे भी, तो ये आंसर बनना चाहिए mg इंटू हाफ इंटू यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ऐसे ही बच्चों एक बार सेकेंड पार्ट का दोबारा निकाल लो, जस्ट इन केस ये गलत हुआ था। तो वंस अगेन बच्चों, मैंने आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, कोई जरूरी नहीं था, आप mg का भी ले सकते थे, ठीक है? इट इज जस्ट आर का लेना कन्वीनियंट था, क्यों? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो मेरे को डायरेक्टली पता ही है। mg का लेता तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता? कोई एंगल थीटा इनकॉर्पोरेट करना पड़ता, उसके निकालनी पड़ेगी वैल्यू। वो थीटा की वैल्यू के लिए भी आपको एनीवेज ये r/2 लाना ही पड़ेगा पिक्चर में। ये बात समझ आ रही है बच्चों कि जो r/2 है ये mg वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो गया ना? ऐसे ही बी पार्ट का आंसर निकालो। हम्म, अगर आप आईजेके में भी करोगे तो जो आपका आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो क्या बनेगा? हाँ, फोर्स mg है, ठीक है? मैंने क्या किया, अब आर वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया उस फोर्स की लाइन के से परपेंडिकुलर, वो क्या बन गया? r/2 बन गया, है ना? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू ये क्या लिखा है, ये जो हाफ, ये रेंज का हाफ करके रूट भी आएगा। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस एक आधी रूट की टर्म आएगी बस। हाँ, बट सब कुछ फाइनली कट जाएगा, कोई इतना कोई ऐसे लंबा नहीं बनेगा। हाँ, फोर्स तो सेम ही है, फोर्स तो हर जगह ही mg है, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, बस आपका तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहा है। कर लिया बच्चों बी पार्ट? तो आपके बी पार्ट का आंसर देखो ये आना चाहिए,
और उसके 2 आंसर आएंगे। क्यों? हाइट h/2 तो 2 जगह हो रही है, 2 लिखे निकालने चाहिए थे, है ना? इसी तरह से मतलब यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। r इज व्हाट? रेंज। और डायरेक्शन भी बच्चों क्लॉकवाइज आ रही है। आप देख सकते हो क्लियरली कि जो mg वेक्टर है वो r वेक्टर को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ध्यान से देखो तीनों आंसर। प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। मतलब आपने मेथड जो भी फॉलो किया हो, आंसर यही बनना चाहिए। मतलब आप बाई डायरेक्शन में h/2 पुट करके टाइम निकाल लोगे, 2 टाइम आएंगे। 2 टाइम के करस्पॉन्डिंग आप x निकाल लो, 2x आ जाएंगे। तो mg को उसे x से मल्टीप्लाई करना, राइट? आ गया समझिए बच्चों? बढ़िया, आगे ये हो गया क्लियर सबको? नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो बच्चों एक इंस्टेंट है, ठीक है ना, जब एंगल थीटा बन रहा है, आपको इंडिविजुअली इस इंस्टेंट पे mg की टॉर्क निकालनी है एंड t की टॉर्क निकालनी है अबाउट द पॉइंट O।
हाँ बच्चों, हो गया। ये तो आसान ही है। सबसे पहले मुझे बताओ, टेंशन वाले का क्या आंसर आएगा? 0 आएगा, है ना? क्यों? टेंशन तो जो है वो पॉइंट ओ से ही पास कर रही है, तो उसका तो पॉइंट ओ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ही नहीं, 0 ही बन जाएगा, राइट? और दूसरे का, mg का, mg का आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दो। जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? L sin थीटा। तो ये बन गया mg इंटू L sin थीटा। और वो किधर को होगा, कितना होगा? डायरेक्शन क्या आएगी उसकी बच्चों? क्लॉकवाइज, है ना? साथ में डायरेक्शन जरूर लिखनी है, नहीं तो अब गलत है आंसर। आपको दिख रहा है कि जैसे आप अगर O से R वेक्टर बनाते हो तो mg उसको ऐसे खींच रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। बात क्लियर हो गई बच्चों? जस्ट इमेजिन कि ऐसे अगर mg लगेगी तो ये जो R वेक्टर है, तो इस केस में बाई चांस थ्रेड वाला ही बन गया, वो किधर को रोटेट करेगा? अगर ये फोर्स ऐसे नीचे लगेगी तो ये ऐसे को जाएगा ना। हम कह रहे हैं कि मान लो ये इंस्टेंट है और इस इंस्टेंट पे आपने फोर्स लगाई नीचे को, तो ये थ्रेड जो है वो किधर को घूमेगा? ये ऐसे है पेन, आप यहाँ नीचे फोर्स लगाओ, पेन के साथ क्या होगा? अगर मैं ऐसे नीचे फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे नहीं जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर बच्चों? लग रहा आइडिया टॉर्क कैसे निकालते हैं? ठीक है जी। तो ये लिख भी लो बच्चों पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि टॉर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट सम पॉइंट। जब तक वो पॉइंट नहीं पता तो टॉर्क का मीनिंग खत्म हो जाता है।
अब अभी थोड़ा आगे समझ आएगा वो क्या होता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट बच्चों हम एक कंसेप्ट करेंगे, कपल। ठीक है, देखो बच्चों, हमें ये तो बात समझ आती है कि जो टॉर्क है वो बनी तो कहीं ना कहीं फोर्स से है ना। तो हमें ये समझ आता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि हम एक बॉडी के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, क्या ऐसा क्या बच्चों ऐसे पॉसिबल है? सोच के बताओ कि मैं बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लगाऊं कि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करे, बॉडी रोटेट ना करे। कैसे? मतलब अगर हम ऐसे सोचें, मान लो बच्चों ये एक रॉड है और मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो क्लियरली बस ये रॉड आगे को बढ़ती जाएगी, कहीं घूम नहीं रही है। मानते हो? तो मतलब यहाँ फोर्स तो है लेकिन यहाँ पे अभी टॉर्क नहीं है। मान रहे हो क्यों? क्योंकि अगर टॉर्क होती फिर उसको घूमना भी चाहिए था। मानते हो? लाइकवाइज अगर हम सोचें, मैं एक सिचुएशन बनाता हूं बच्चों, हमारे को ऐसी जरूरत भी हो सकती है बहुत जगह जहां पे हम चाहते हैं कि बॉडी मूव ना करे, सिर्फ घूमे, अपनी जगह पे ही रह के घूमे। कोई एग्जांपल? फैन है ना, फैन में हम क्या चाहते हैं? अपनी जगह पे ही रहे और घूमे ना। मतलब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि फोर्स तो लगे लेकिन फोर्स का काम क्या हो? सिर्फ घुमाना, मूव करना नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स ACM शुड बी जीरो। मानते हो? बट शुड टॉर्क बी जीरो? नो, टॉर्क जीरो हो गई फिर तो घूमेगा ही नहीं फैन। ठीक है, तो कपल होता है बच्चों कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट। देखो जैसे मान लो ये एक बच्चों रॉड है, इस रॉड के ऊपर ऐसे टेढ़ी रॉड है, इस पे ऊपर को फोर्स लग रही, ऊपर जो पॉइंट है उस पे राइट साइड को फोर्स लग रही है, एंड उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड को। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस रॉड? जीरो। इतना क्या सोच रहे हो? एक फोर्स राइट को है, एक फोर्स लेफ्ट को है, नेट फोर्स क्या हुई? जीरो। इसका क्या मतलब हुआ इस केस में? व्हाट इज ACM? जीरो। तो रॉड का सेंटर रेस्ट पे रहेगा। विदाउट कैलकुलेटिंग क्या आप ये बता सकते हो बच्चों कि मतलब ये फोर्सेस जिस तरीके से लग रही हैं, क्या ये फोर्सेस रॉड को घुमाएंगी? है ना, इसका मतलब टॉर्क होएगी कुछ ना कुछ। तो ये बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट बन गया जहां फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क नॉन जीरो। ठीक है, इस अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या हुई? जहां पर भी हम बॉडी को सिर्फ प्योरली घुमाना चाहते हैं, मूव नहीं करवाना चाहते, तो जो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं एज कपल। ठीक है, कपल क्या होता है? जोड़ा, राइट? तो ये एक फोर्सेस का जोड़ा है जो क्या कर रहा है? सिर्फ घुमा रहा है, मूव नहीं कर रहा बॉडी को। आई बात समझ? ये बनाओ फिगर। तो बच्चे रॉड की लेंथ जो है वो L है, ठीक है, और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा।
हाँ, L/2 sin थीटा मतलब वो ग्रीन वाली लाइन की लेंथ है। तो बच्चों ये समझ आ रहा है हमें कि फोर्स जीरो है? क्या हमें ये समझ आ रहा है कि टॉर्क नॉन जीरो है? ओके, अब आप ऐसा करो, टॉर्क की वैल्यू निकालो। आप बच्चों, अब टॉर्क की वैल्यू तो किसी पॉइंट के अबाउट निकलेगी। आप ऐसा करो, 2 पॉइंट्स के अबाउट निकालो। एक पॉइंट पी के अबाउट निकालो जो कि सेंटर है, और एक पॉइंट ए के अबाउट निकालो टॉर्क की वैल्यू। दोनों कंबाइंड निकालनी, नेट टॉर्क। मतलब दोनों की टॉर्क्स इंडिविजुअली निकाल के उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेम डायरेक्शन में आ रही है या ऑपोजिट में आ रही है। तो बच्चों फॉर सम रीजन मैंने आपको 2 पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने को बोला, ए के अबाउट भी और पी के अबाउट, ठीक है? कर ली कैलकुलेट बच्चों? बताओ पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क क्या है? क्या है बच्चों? तुम जान के करते हो क्या शुभम? एफ एल साइन थीटा आ रही है, कैसे निकाली? पॉइंट पी के अबाउट ऊपर वाली फोर्स की क्या टॉर्क आई? FL/2 साइन थीटा। और किधर को है? क्लॉकवाइज। नीचे वाली फोर्स की टॉर्क कितनी आ रही है? अगेन FL/2 साइन थीटा क्लॉकवाइज। क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है तो हमें पता चल गया कि वो ऐड हो सकती हैं, राइट? तो वो ऐड होके क्या बन गया टोटल? FL साइन थीटा, राइट? अब अगर हम निकालें ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट जो फोर्स वहीं पे लग रही है उसकी टॉर्क तो जीरो ही होगी, बची सिर्फ ऊपर वाली फोर्स, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? L साइन थीटा। तो उसकी भी टॉर्क की वैल्यू जो आई वो FL साइन थीटा ही आ गई। क्या ये बात समझ आई बच्चों? हमने 2 पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क निकाली। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कैसे निकालेंगे हम? पॉइंट ए के अबाउट जो फोर्स एफ है वो तो उसके थ्रू ही पास कर रही है, तो उसकी टॉर्क तो जीरो होगी। जो दूसरा पॉइंट है ऊपर, उसकी टॉर्क कैसे निकालोगे आप? उस वाली फोर्स की जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? L साइन थीटा, राइट? तो ये बन गया FL साइन। तो आपको दिख रहा है बच्चों की टॉर्क की वैल्यू सेम है। शुभम क्लियर हो गया? जसराज आपने भी कोई गलती की थी? क्या गलती की थी?
ये ना शुरू में होगी गलती, क्योंकि क्या हो रहा है, फोर्स कट रही है, टॉर्क नहीं कट रही है ना। दिस इज नॉन इंट्यूटिव, अभी टाइम लगेगा इसको समझने में। आई बात समझ? ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों के अबाउट निकलवाई है। अब बच्चों यहाँ पे आप एक बात देख रहे हो, अभी तो मैंने ऊपर कहा था कि भाई फोर्स, ये जो ऊपर अभी ये लिखा हुआ है, टॉर्क इज कैलकुलेटेड अबाउट सम पॉइंट, बट यहाँ ऐसा भी हो रहा है कि जो टॉर्क है वो दोनों पॉइंट्स के अबाउट सेम आई, है ना। तो आप बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं। सबसे पहली बात, कपल है क्या? कपल का मीनिंग क्या है? फोर्सेस का ऐसा पेयर या ऐसा जोड़ा जहां पर उनका रिजल्टेंट तो जीरो बन गया लेकिन टॉर्क नॉन जीरो बन गई। ठीक है, तो बेसिकली ये फोर्सेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बॉडी को घुमा रहा है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, ये तो हुई उसकी डेफिनेशन, राइट। एक कपल के केस से बच्चों एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है, एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि भाई अगर कपल बन जाए, कपल बनने का मतलब क्या हुआ, फोर्स जीरो हो जाए और टॉर्क नॉन जीरो, तो ऐसा होता है कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, वो सेम ही आती। ठीक है, मतलब ओनली इन द केस ऑफ कपल जब फोर्स जीरो हो जाती है, अब पॉइंट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, टॉर्क की वैल्यू सेम ही आती। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से यूज करना है। फिर से ये कब यूज हो सकती है? सिर्फ तब जब फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। आई बात समझ? उस केस की बात। ठीक है, तो ये लिखो कि कपल की क्या डेफिनेशन है। यस, सर टॉर्क का कोई एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन है? हाँ अभी आगे आएगा। ओके सर। तो बच्चा क्वेश्चन था और मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या टॉर्क का एंगुलर वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन है? बताओ, लॉजिकली बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क घुमा ही रही है बॉडी को। ठीक है, वो अभी आगे आएगा रिलेशन। फिर बोलो आपने। रॉड को बोर्ड के साथ चिपका लिया हाथ के साथ, लाइक आपने ये पेन ऐसे रख दिया बोर्ड पे, ऐसे नहीं मतलब ऐसे, और पी सेंटर वाले पॉइंट पे फोर्स लगाया, ओके। और उसके बाद जो सब एंड पॉइंट है उसको ऐसे कर दिया। नहीं, अगर ऐसे करोगे तो फोर्स आ गई ना। फिर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सिर्फ पी पे फोर्स लगाई, हाँ मतलब वहाँ पे पी से पकड़ा हुआ है, पी से मतलब पकड़ा हुआ है और इससे घुमाया। हाँ ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो निकल, हाँ नहीं अपने आप होएगी ना, जब आपने यहाँ सेंटर पे फंसा रखा है तो ये वाला पॉइंट से जो फोर्स है और जो यहाँ से फोर्स है वो अपने आप ऐसे इंश्योर होएगी कि नेट जीरो, जो भी यहाँ से फोर्स आ रही है, जिसको आपको ख्याल होगा हम क्या कहते थे, हिंज फोर्स। याद है पुली के केस में हम क्वेश्चन नहीं करते थे, नेट फोर्स ऑन पुली, जिसमें टी और टी का रिजल्टेंट करके जीरो करते थे। हम कहते नहीं थे कि फोर्सेस अपने आप इस तरीके से लगेंगे कि पुली पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, ऐसे ही यहाँ हिंज फोर्स। हिंज नहीं बोला था क्या वहां पे? मे बी ये वर्ड ना यूज किया, बट जो पुली में कॉन्टैक्ट फोर्स बोला होगा शायद वहां पे, या जो भी। हाँ अब देखो, जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां पे अब हर टाइप की फोर्स होएगी, बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स है। नहीं वो तो कहता है फिक्स किया हुआ है वहां पे, आई थिंक, है ना, फिक्स किया हुआ है ना। फिर फ्रिक्शन है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो भी फोर्स है।
लिख लिया बच्चों, ये बात समझ आ गई? तो नेक्स्ट चीज बच्चों कि टॉर्क ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज सेम। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना इस पॉइंट को लेके कि एक तरफ तो अभी हमने ऊपर लिखा था कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन द पॉइंट जिसके अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टॉर्क जो है वो हर पॉइंट के अबाउट सेम। तो कई बारी बच्चों कई क्वेश्चंस में अगर मान लो सिर्फ ऐसे लिखा होगा कि फाइंड द टॉर्क, उसका क्या मतलब है? वो पक्का ऐसा ही हो रहा होगा कि उस केस में कपल ही बन रहा होगा, तो इसलिए किस पॉइंट के अबाउट की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंस है वहां पक्का वो पॉइंट मेंशन्ड होगा, अदरवाइज बिना पॉइंट के टॉर्क का मतलब ही नहीं बनता। हाँ बाहर भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं। नहीं कहीं भी लगाओ। हाँ हाँ वो तो खत्म ही हो गया, वो तो 040 टॉर्क ही हो गया, तो कपल नहीं हुआ ना वो, क्योंकि कपल में तो हम ये कह रहे हैं कि नॉन जीरो टॉर्क होनी चाहिए। आ गया समझ बच्चों? नहीं नेट फोर्स तो जीरो ही है ना, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस वो तो जीरो है ना। हाँ तो बॉडी के ऊपर आप नेट एक्सटर्नल फोर्स तो निकाल ही सकते हो ना। वही तो समझना है, घूम किस कारण से रही है? टॉर्क के कारण। जो बॉडी पे नेट फोर्स लगती है उसका काम क्या होता है? सीएम को मूव करवाना। यहाँ बॉडी का सीएम नहीं मूव कर रहा, सीएम तो अपनी जगह पे रुका हुआ है ना। हम फोर्स से सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। हाँ तो बेसिकली दो अलग बातें हैं, बॉडी का मूव करना और उनका रोटेट करना दो अलग बात, राइट? वही इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, कि इस टॉपिक में हम देख सकते हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रही। जब हम कहते हैं बॉडी मूव नहीं कर रही, उसका मतलब होता है उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या इस केस में बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। बट क्या बॉडी रोटेट कर रही है? यस। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? तो ये बच्चों इस बात का प्रूफ आप ट्राई कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो मैंने कहा कि मैंने ये कहा ना कि अगर फोर्सेस का सम जीरो है तो आप ये जो क्वांटिटी है टॉर्क R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 ये कांस्टेंट है ना, कि इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने किस पॉइंट से R1 R2 R3 लिए। ठीक है, तो आपने ट्राई कैसे करना है, एक बड़ी सी बॉडी ले लो, उस पर अलग अलग पॉइंट्स बना दो 1 2 3 4 n करके, और उन पे अलग अलग फोर्सेस दिखा दो F1 F2 F3, और फिर ट्राई करना है कि भाई सम ऑफ फोर्सेस जीरो दिया है तो क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये जो सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स है वो कांस्टेंट है। भाई उसको मतलब फर्क नहीं पड़ रहा कि आप किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो। ठीक है, ये आप दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम, आपने बच्चों आ गया समझ यहाँ तक? एनी डाउट? तो बच्चों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो अलग टर्म्स हैं, एक फोर्स है एक टॉर्क है। फोर्स का काम क्या है? बॉडी को मूव करवाना। टॉर्क का काम क्या है? बॉडी को रोटेट करवाना। नेक्स्ट बच्चों वी विल रीविजिट द टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। आपको याद है इक्विलिब्रियम हम पहले भी पढ़ते थे, न्यूटन्स लॉज, करेक्ट?
तो हम तब जब बच्चों न्यूटन्स लॉज पढ़ते थे तब तो हम रोटेशन जैसी चीज की बात ही नहीं करते थे, है ना। तब तो हम सिर्फ ट्रांसलेशन की ही बात करते थे। तो वहां पे हम क्या कंडीशन पुट करते होते थे कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 करते। अब जब हमें समझ आ गया है कि भाई एक बात होती है मूव करना और एक बात होती है घूमना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी ना तो मूव कर रही है और ना ही घूम रही। तो इस केस में बच्चों हम क्या कंडीशन बनाएंगे कि अगर आपको मैं कहता हूं कि एक बॉडी रुकी हुई है अपनी जगह पे, ना वो हिल रही है ना घूम रही है, तो आप क्या कंडीशंस लगाओगे? नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। अब दो कंडीशंस। आई बात समझ, है ना। तो अगर ऐसे कोई भी बॉडी है उस पर अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, तो एक तो समेशन ऑफ फोर्सेस 0 हो गया और एक समेशन ऑफ टॉर्क 0 हो गया। तो समेशन ऑफ टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट? क्यों? जब फोर्स 0 ही हो गई फिर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। हर पॉइंट के अबाउट ही 0 आएगा। ये सिंबल होता है बच्चों टॉर्क का, टाओ। ठीक है बच्चों। तो बाई चांस तब जो क्वेश्चंस आप करते थे उसमें ये सेकंड कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है ना। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे दोनों कंडीशंस लगेंगी, फोर्स भी टॉर्क भी। तो बच्चों ये प्लीज याद रखना कि मतलब टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर सकते हो, तो आसान है काम, सोचना ही नहीं पड़ेगा कुछ। जो भी चूज किया आपने उससे आंसर आ जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है जरूर कि जब आप सम ऑफ टॉर्क्स को 0 कर रहे हो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना, है ना। साइन मतलब साइन कन्वेंशन फॉलो करो कि एक को प्लस लिखना है एक को माइनस लिखना है, तब सम 0 करना है। जब आप टॉर्क लिख रहे होगे तो किसी फोर्स की टॉर्क क्लॉकवाइज आएगी, किसी फोर्स की टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो अगर आप क्लॉकवाइज वाली को प्लस लिख रहे हो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस लिख। हाँ नहीं, बट आपको साथ में लगाना पड़ेगा ना, देख के कि कैसे को घुमा रही है वो बॉडी को। हाँ हाँ, डायरेक्शन के साथ। हाँ, ये समझ आ रहा है बच्चों टॉपिक? ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये बच्चों ऐसे एक रॉड है लंबी सी, वो दो सपोर्ट्स के ऊपर रखी हुई है 1 और 2। रॉड से कुछ डिस्टेंस पे एक 40 kg का पर्सन खड़ा है। ये यूनिफॉर्म रॉड है जिसका खुद का मास 50 kg है। तो यू हैव टू फाइंड N1 एंड N2, मतलब नॉर्मल रिएक्शंस दोनों एंड्स से। ये मतलब ट्राइंगल से इसलिए बनाया है कि मतलब एक पॉइंट्स पे लग रहा है, एक्सट्रीम एंड्स पे, ठीक है ना। हाँ 0.4। जीरो लगा दो जस्ट टू अवॉइड।
ध्यान से करना बच्चों, बिल्कुल, है ना। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। मतलब एफबीटी तो बनाना ही पड़ेगा आपको, है ना। और अब कंडीशंस दो लगेंगी।
हाँ बच्चों, ऑनलाइन वाले आप भी आंसर भेजो, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ हुआ? यस आज नहीं, ये तो पुराने हैं। अच्छा बच्चों, एक बात आपने रियलाइज की होगी, जैसे देखने में सिचुएशन बिल्कुल पहले जैसी लगती है जैसे हम क्वेश्चंस करते थे, और जब आप एफबीटी बनाओगे तो क्या होगा, दो अननोन आ गए n1 n2, और इक्वेशन तो एक ही आएगी वाई डायरेक्शन में फोर्सेस वाली, तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आनी है, टॉर्क वाली, है ना। लेट्स सी क्या आंसर्स बन रहे हैं। 50, 50, चलो देखते हैं। तीन अलग आंसर अभी तक। चौथा अलग आंसर, वही है सर, वो कहाँ है? वो वाला मतलब सामने। अरे अच्छा, नहीं नहीं, मैं अभी ऑफलाइन वाले अलग आंसर्स की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन तो चार में चार अलग चल रहे हैं, ऑनलाइन दो फिर भी मैच कर रहे हैं, सुहानी, ईशा। हाँ भाई, चेंज करना नहीं नहीं, एक बार बता दो, कोई बात नहीं। n1 is 4 n2 तो मैं 120 720 180 720, 187 ये किसी का था, उधर गया उधर भी है किसी का, है ना, 180 720 180 720, तीन हो गए। सर मैं क्यों? गलत ही होगा। अरे कोई बात नहीं, अब तो जब मैं कह रहा हूँ तब तो दिखा दो। 720 और 180 मेजोरिटी में है 180 720 फॉर सम रीजन। 660 240, इसका 900 से ऊपर ही आ रहा है। 330 570, तीन से टारगेट डाउट ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से है कोई आंसर है। 330 570, ओके लेट्स सी। देखो बच्चों, जब आप इसका एफबीडी बनाओगे, ये मानते हो एफबीडी ऐसा बनेगा, या यहीं से ही कुछ गड़बड़ हो गई? दिख गया क्या था आंसर, 570 वाला। आंसर इज 570 एंड 330, n1 is 570 n2 is 330। तो ये एफबीडी बनेगा बच्चों आपका। जो आप पहली गलती कर सकते थे वो तो ये थी कि आप ये जो mg फोर्स है 50g उसको कहीं और ड्रॉ कर देते। वो आई बिलीव आपने, जैसे आपको मैंने शुरू से आदत ये डाली हुई है कि वो कहाँ दिखानी है, हमेशा सेंटर। एक ये 0.4 मीटर की दूरी पे फोर्स लग रही है 40 इंटू जी, है ना। ये मैंने कैसे लिखी, पर्सन की फोर्स mg, है ना। पर्सन रेस्ट पे तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन mg लग रहा होगा, वही नॉर्मल रिएक्शन सेम रॉड पे लग गया mg। इस एफबीडी में कोई गड़बड़ बच्चों? ओके, तो अब आप फोर्स बैलेंस करोगे और टॉर्क बैलेंस करोगे। फोर्स बैलेंस करके क्या आया, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 90g, मतलब 900, n1 प्लस n2 900, ये तो सबका आ रहा था, है ना, क्लियर। दूसरी बात आती है क्या, टॉर्क बैलेंस करने की। किस पॉइंट के अबाउट, किसी के भी अबाउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चूज करना चाहिए पॉइंट, जिससे आसान रहता है काम। बट थ्योरेटिकली किसी के भी अबाउट करो। जिन जिन लोगों ने बच्चों 180 720 निकाला आंसर, आप बताओ आपने किसके अबाउट की थी, मैं एक बार वही करके दिखाता हूँ। मैन वाली पोजीशन के अबाउट, इज इट? आपने एंड वाले से किया था,
मैं आपको पहले एंड वाले से दिखाता हूँ, N1 वाले से, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे N1 वाला है। तो यहाँ पे वजह आप एक बात देखोगे कि अगर हम N1 वाले से टॉर्क बैलेंस करने लगे तो अच्छी बात ये है कि जो फोर्सेस हैं वो सारी वैसे ही इस रॉड के परपेंडिकुलर ही हैं, तो आपका कोई एंगल तो फंस नहीं रहा, सीधा सीधा डिस्टेंसेस ही लेने हैं, राइट। तो अब वो किस तरीके से आएंगे आप देखो। अगर हम पॉइंट 1 के अबाउट टॉर्क लिखते हैं 40G इंटू ये कितना है 0.4, इसकी टॉर्क किधर को आएगी? अगर ऐसे सोचो आर वेक्टर, ये जो 40G है इसको किधर को घुमा रहा है? क्लॉकवाइज, तो इसकी क्लॉकवाइज आएगी। 50G की किधर को आएगी? क्लॉकवाइज। कितनी टॉर्क हुई? 50G इंटू 1, 40G इंटू 0.4 होना था, 50G इंटू 1, दोनों क्लॉकवाइज। N2 वाली टॉर्क क्या होगी बच्चों? N2 इंटू 2, किधर को? एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप 0 करोगे तो आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। जिन्होंने एंड के अबाउट किया था, आप बताओ क्या गलती हुई थी जिससे 180 720 आया था? क्या? फिर क्या लिया? मतलब लिया ही नहीं, मतलब भूल गया, ठीक है। तो ये टर्म ही भूल गया 50G। इज इट? सबने यही किया? नहीं नहीं, लेना तो होता है सब सेंटर के अबाउट लिख के। ओके, अब जो जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम एक बार ऐसा करते हैं, जैसे ये तो मैंने पॉइंट 1 के अबाउट लिखी है ना, हम जहां मैन था, अगर मान लो मुझे उस पॉइंट के अबाउट लिखनी होती टॉर्क, जहां मैन था वो ये वाला पॉइंट हो गया, इसके अबाउट टॉर्क कैसे लिखेंगे बताओ? इस पॉइंट के अबाउट N1 की टॉर्क क्या हुई बच्चों? जहां मैन खड़ा है, N1 इंटू 0.4, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज में। ऑलवेज ड्रॉ दिस ताकि गलती ना हो। अब मैन की खुद की टॉर्क 0, क्यों? तो उसी पॉइंट पे ही है, R0 हो गया। आगे 50G की टॉर्क, 50G इंटू कितना डिस्टेंस बचो ध्यान से? 0.6। मैंने बच्चों इस फिगर में किया नहीं हुआ, बट आपको ना सारे डिस्टेंसेस भी लिख देने चाहिए फिगर में ताकि गलती ही ना हो FBD के अंदर। 50G इंटू 0.6 बच्चों, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? अगेन क्लॉकवाइज है ना। और व्हाट अबाउट N2? N2 इंटू 1.6, ये किधर को है? एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको 0 करोगे, ठीक है। तो आप क्लियरली फर्स्ट 2 टर्म्स को प्लस में लिख सकते हो, सेकंड थर्ड टर्म को माइनस में लिखोगे, उस इक्वेशन से भी आंसर आता है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है। आंसर बच्चों इससे भी वही आएगा ऑफ कोर्स, 330 एंड जो भी था वो 570। जिन लोगों को समझ नहीं आया था करना, क्या आपको क्लियर हो गया कैसे करना? ओके बच्चों, अप्रोचेस दोनों आपके सामने है कि पॉइंट 1 के अबाउट लेना या जहां पे मैन था वहां पे लेना। ऐसे ही हम सेंटर के अबाउट भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हम दूसरे एंड के अबाउट भी ले सकते थे, हम इन बिटवीन वाले भी किसी पॉइंट के अबाउट ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है एट ऑल। क्या लग रहा है देख के, ये वाला मेथड बेटर है या 1 के अबाउट लिखना बेटर है? क्यों? एक वेरिएबल यार। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आप टॉर्क लिख रहे हो ना, आप उसको हमेशा ऐसे पॉइंट के अबाउट लिखो जहां पे कोई वेरिएबल फोर्स लग रही है।
मतलब चाहे n1 के अबाउट चाहे n2 के अबाउट, उससे क्या बेनिफिट होगा? उस वेरिएबल की तो टर्म ही नहीं आएगी, तो सीधा सीधा दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में इक्वेशन बन जाती है और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, उनको सॉल्व करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा, राइट? तो कीप दिस इन माइंड कि हमेशा जहां पे अननोन फोर्स हो ना, टॉर्क उसके अबाउट ही लेनी चाहिए, अगर हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हो कि किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले सकते। हाँ बच्चों, सबको क्लियर हो गया है क्वेश्चन? ऑनलाइन इज दिस क्लियर? दीपित, सौम्य तुम्हारा क्या आंसर आया था? चलो ठीक है बच्चों, चलो बच्चों ठीक है, दैट्स इट। 720 वाला परंपरा आया मैं। सिर्फ इस पॉइंट से कारण था बच्चों कि जो मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ कि एमजी सेंटर पे दिखाओ, एमजी सेंटर पे दिखाओ, वो यहाँ पे फायदा होने वाला है उसका। हम्म सेंटर ऑफ मास। इस केस में बाई चांस वो करके भी काम चल जाता है कि यहाँ पे आप एक बार n1 के अबाउट टॉर्क 0 कर दो, n1 के अबाउट 0 करोगे तो n2 निकल आएगा, n2 के अबाउट करोगे तो n1 निकल आएगा, तो चल जाएगा काम। मतलब आपको वो n1 प्लस n2 वाली करनी नहीं पड़ेगी, बट उसका फायदा नहीं है। ऑब्वियसली n1 प्लस n2 वाली इक्वेशन इज मच इजियर इन टॉर्क्स की जगह। ठीक है जी, चलो आपका होमवर्क है बच्चों, एक मिनट, ये ना ये एक और सेक्शन है, सीधा अगला नहीं है। ई वाला, तो आपने बच्चों होमवर्क में जीरो वन का ई पार्ट करना है, ठीक है? सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? 4-0 टॉर्क 0। चलो बच्चों, ओके।